अगर मैं आपसे कहूं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली थी, तो क्या आप मेरी इस बात का भरोसा करेंगे? मैं ये तथ्य इसलिए जिक्र में ला रहा हूं क्योंकि जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जब चुनाव आचार संहिता लागू हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली थी। और इसके कहने के पीछे ऐसे तमाम तर्क और तथ्य उपलब्ध हैं जो मेरी इस बात को बहुत वजन देते हैं। पहला तथ्य यह है कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कराने का निर्णय ले रहा था, घोषणा कर रहा था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश के लगभग 70% हिस्सों का दौरा कर लिया था। और वह दौरा सामान्य दौरा नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक केंद्रित दौरा था। सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराकर यह सरकार बनाई थी। सरकार को कुल सीटें मिली थी 325 और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का यह अब तक का सबसे ऐतिहासिक बहुमत था। खुद प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं, राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की 2019 या 2014 में जो सरकार बनी थी, उसकी पूरी ताकत, सामान्य भाषा में कहें तो जो पावर हाउस था, वह उत्तर प्रदेश था, जिसने सबसे अधिक लोकसभा सीटों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया था। इसलिए जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र होता है तो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत और कमजोर दोनों होने का जिक्र होता है और प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को व्यक्तिगत स्तर पर अपने चेहरे पर लड़ते हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने खुद अपने चेहरे पर लड़ाई लड़ी थी और 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिखता प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री खुद अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग की तारीखें अभी घोषित होती, उसके पहले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के तकरीबन 70% हिस्सों को और तकरीबन 275 विधानसभा सीटों पर अपनी भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान को पहुंचा दिया था। कुल टोटल 112 रैलियां पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश में की गई हैं और इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद व्यक्तिगत तौर पे 14 बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने 20 रैलियों को संबोधित किया है और योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 78 रैलियों को संबोधित किया है। यानी कि इन कुल 112 रैलियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने त्रिकोण यानी कि मोदी, शाह और योगी के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक बहुत बड़ी संख्या को भारतीय जनता पार्टी के जेहन में लाने का कार्य किया था। अगर इन आंकड़ों के बहुत अंदर में जाने का प्रयास करेंगे, इन आंकड़ों की गहराई में उतरकर समझने का प्रयास करेंगे, तो पाएंगे कि कुल 75 जिलों में से इन तीनों नेताओं ने 47 जिलों में अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को धार दे दी थी। कुल 403 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 280 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के इस त्रिकोण ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पैठ बना ली थी और 275 से 280 विधानसभा क्षेत्रों में एक किसी रैली के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को जनता के बीच में रख दिया था। कुल 68% विधानसभा सीटें यानी कि 403 सीटों में से 275 या 280 विधानसभा सीटों पर भाजपा की इस शीर्ष 3 नेताओं की टीम ने खुद व्यक्तिगत तौर पर रैली करके, भाषण देकर, योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करके माहौल बना लिया था। और बाकी अन्य दल इस तुलना में कहां मौजूद थे? अखिलेश का विजय रथ अभी उत्तर प्रदेश का 1/3 हिस्सा ही कवर कर पाया था, खासकर पश्चिम के कुछ हिस्सों में गया था, पूर्वांचल के बीच के इलाकों में कुछ जगहों पे गया था और तभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और रैलियों पर रोक लगा दी जाती है और अखिलेश का विजय रथ पूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश को घूमने से पहले ही थम जाता है। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली के जरिए 4-5 जगहों पे बड़ी बड़ी रैलियां करती हैं। वाराणसी से शुरुआत होती है, गोरखपुर जाती हैं, महोबा जाती हैं, मुरादाबाद जाती हैं और तब तक चुनाव आयोग की घोषणा होती है, प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली पर भी रोक लग जाती है।
लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैराथन के रूप में एक नई शुरुआत करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करती है। अभी कुछ चुनिंदा जगहों पर यह मैराथन हो ही पाती है कि तब तक चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता की वजह से इनके प्रोग्राम पर भी रोक लग जाती है। मायावती खुद तो मैदान में नहीं थी, बहुत लंबे समय से मंचों से दूर हैं, भाषणों से दूर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हैं और मीडिया में भी बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। सोशल मीडिया पे खैर उन्होंने अपना ट्विटर जरूर बनाया है, लेकिन मायावती के जो सबसे मजबूत महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा ने 96 ब्राह्मण सम्मेलन पिछले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश में किए हैं और इसका कितना राजनीतिक लाभ होगा, कितनी बहुजन समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह तो खैर उनका अपना एक आकलन होगा। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने भी 96 ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं कुछ विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 403 विधानसभा सीटें हैं, तो कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं दिखता है, आधा भी नहीं दिखता है। जहां एक तरफ 275 विधानसभा को कवर कर चुकी भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, तो वहीं सबसे मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही समाजवादी पार्टी का विजय रथ महज 1/3 हिस्सा ही उत्तर प्रदेश का अभी घूम पाया है। अखिलेश की खुद बहुत बड़ी रैलियां नहीं हुई हैं, कुछ पश्चिम में हुई थी, जयंत चौधरी के साथ एक बहुत बड़ी रैली थी, कुछ अन्य जिलों में बहुत बड़ी रैलियां हुई, कन्नौज में हुआ, मैनपुरी इटावा के इलाके में हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी कहीं से भी चुनाव आयोग के तिथियों की घोषणा से पहले बराबरी में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। प्रियंका का भी वही हाल था, मायावती का भी वही हाल था। इसलिए हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की तरफ से जारी तिथियों से पहले उत्तर प्रदेश के इस चुनावी रण में एक बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली थी और 75% जिलों में तकरीबन 70 से 75% विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर लेना, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार कर लेना, बड़ी बड़े परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम कर लेना, यह बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी थी और शायद कहीं ना कहीं अन्य दल इस मामले में बहुत पिछड़ चुके थे। एक और यहाँ पे बहुत रचनात्मक तथ्य समझा जा सकता है कि 7 चरण में जो पहला चरण का चुनाव होगा वो पश्चिम से होगा और आम जनमानस में या आम धारणा थी, हम पत्रकार साथी भी आपस में चर्चा करते थे कि पश्चिम में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी कठिन हो सकती है और यह संभव था कि शायद ये चुनाव पूर्वांचल से होकर पश्चिम की तरफ बढ़े। लेकिन जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और चुनाव की तिथियों का ऐलान हो रहा था तो यह जिक्र हो रहा था कि सबसे पहले चरण का चुनाव पश्चिम से होगा और सबसे आखिरी चरण के 2 पूर्वांचल के होंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी मजबूत चुनौती को स्वीकार रही थी या फिर इसके पीछे की कोई और रणनीति है? अगर आप भाजपा और समाजवादी पार्टी के पक्ष से सोचेंगे तो यह तस्वीर 2 हिस्सों में बट जाती है, क्योंकि सिर्फ किसी एक का हिस्सा मुझे नहीं लगता है कि बहुत तर्कसंगत होगा यह कहना कि किसी एक के हिस्से से चुनाव के इन 7 चरणों को समझा जा सकता है। तो कम से कम अगर हम 2 प्रतिद्वंदी दलों के बीच में अगर इस पूरे विभाजन को समझते हैं तो आप देखिए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर चरण चल रहा है तो समाजवादी पार्टी के लिए यह हो सकता है बेनिफिट कि पश्चिम की लहर, अगर किसानों की नाराजगी, जाट मुस्लिम किसान अगर ये एक साथ आ जाते हैं और एक लहर चलती है तो हो सकता है कि उसके कुछ झटके पूर्वांचल में भी दिखाई पड़े और समाजवादी पार्टी को एक बड़ी बढ़त पूर्वांचल में मिल जाए। इसके उलट अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में सोचेंगे, उसकी नजर से देखेंगे तो यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी चुनौती स्वीकार कर ली है, क्योंकि 2014 का चुनाव देखिए, 2017 का विधानसभा चुनाव देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए बेहतर प्रदर्शन किया था। और एक बात और भी ये जिक्र में आता है कि पश्चिम में तकरीबन 25% मुसलमान आबादी रहती है और भारतीय जनता पार्टी खुल के, आप योगी आदित्यनाथ के बयान को याद करिए, यह चुनाव 80-20 का है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 80% पे भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी, वो बहुत स्पष्ट ये कह रहे थे कि 80% हिंदुओं की लड़ाई 20% मुसलमानों से है।
तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यह भी समझा जा सकता है कि पश्चिम में जहां हर सीट पर 25% से अधिक मुसलमान आबादी है, यह संभव है कि पोलराइजेशन करने का जो पूरा एक प्रयास किया जा रहा है, जो त्रिकोण बनाया जा रहा है मथुरा काशी अयोध्या का, वो सफल हो जाए। और अगर यह प्रयोग सफल होता है तो भाजपा जो पश्चिम में कमजोर बताई जा रही है, वो वहां से अपनी लहर चालू करेगी और उसके झटकों के बीच में पूर्वांचल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ये चुनाव आयोग के संदर्भ में जारी किए गए जो 7 चरणों में जो चुनाव होंगे उनका आकलन था। और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आचार संहिता अभी लागू की जाती, उससे पहले अपना 75% चुनावी अभियान पूरा कर लिया था, ये उसकी पूरी जानकारी थी। ऐसे ही शानदार रिपोर्ट के लिए, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे newstech.com के साथ जुड़िए, हमारे फेसबुक लाइव पे जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और ऐसे ही मजेदार राजनीतिक खबरें तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, विभिन्न राजनीतिक उदाहरणों के साथ आप हमारे साथ समझिए। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही और बन रहे नए नए राजनीतिक घटनाक्रम पर अपने दर्शकों के साथ आप सहयोगी रविजेंद्र के साथ newstech.com के लिए जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।